गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8th। 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे भूगोल का पाठ 2, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसके पूर्व हमने देखा हुआ है कि पृथ्वी का भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पृथ्वी किस तरह से विस्फोट होकर ज्वालामुखी से किस तरह से गर्म होती है, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी हुई है स्टूडेंट्स। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी बताया हुआ है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखिए आप लोग को इस तरह से यहाँ तक हमने पिछले बार जानकारी देखी कि जिसमें हमने देखा कि यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनानी है, इस तरह यदि बनानी है तो इसमें हमने आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेंटल और भूपटल लिया हुआ था और इस तरह से इसकी संरचना करनी थी। इसमें हमने ये नीले जो टिक किए हुए जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये टिक किए गए पॉइंट्स हमने देखे हुए थे स्टूडेंट्स, और इनके आधार पर हमने संरचना भी की हुई थी। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये संरचना करके मुझे सेंड की हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इसको करके देख रहे हैं, है ना। आज हम लोग इसके सामने का भाग देखने वाले बेटा, और यह भाग में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सबसे ऊपरी भाग क्या है, फिर उसके नीचे आने वाला भाग कौन सा है, और फिर उसके अंदर कौन सा भाग है, और आखिरी में कौन सा भाग है, ये ठोस रूप में है या द्रव रूप में है, ये ठोस रूप में है, ये किस तरह से इसका रूप बदल रहा है, ये सब चीज़ें आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण पढ़ के बताता हूँ। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश है। यानी जैसे ही हम लोग पृथ्वी के सतह यानी कि ऊपर से पृथ्वी की गर्भ की ओर चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस आकृति में देख पा रहे बेटा हम लोग, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे स्थित हैं और ये पृथ्वी का गर्भ है, ये सतह है। ये सतह से जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका तापमान और घनत्व क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा बेटा, कम कम होता जाएगा। ये घनत्व क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है। ठीक है, तो इन दो कारकों में होने वाले परिवर्तन यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना में सबसे पहले होता है भूपटल। ये देखिए बाहर में आप लोग को यहाँ पे भूपटल दिया गया है। फिर दूसरा भाग है बेटा मेंटल में ये आंतरिक भाग आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। और तीसरा भाग है क्रोड के यहाँ पे दो भाग पड़ते हैं, एक होता है बेटा बाहरी क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। तो ये बाहरी क्रोड है और ये एक आंतरिक क्रोड यहाँ पे दिया गया है। मेंटल के भी यहाँ पे दो भाग यहाँ पे आपको बताए गए हैं। पहला बेटा ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ये देखिए ये ऊपरी मेंटल, ये बाहर का भाग ये होगा, और ये होगा अंदर का भाग निचला मेंटल। ठीक है, और आखिरी में भूपटल के भी दो भाग होंगे, एक है महाद्वीपीय भूपटल और देखिए सागरीय भूपटल। इन दोनों में सबसे ज़्यादा भूपटल किसका है, आप सब लोग जानते हैं कि 75% पानी हमारे पृथ्वी पर है ना। तो उस वजह से सागरीय भूपटल ज़्यादा है हमारे पृथ्वी पर, और महाद्वीपीय भूपटल जिसमें ज़मीन आती है और पर्वत और महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप आते हैं बेटा, उसका भूपटल इसमें क्या होगा, कम मात्रा में, यानी कि 25% ही होगा। तो भूपटल के दो प्रकार हम लोग आज देखेंगे, और फिर मेंटल इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग क्रोड देखेंगे। तो ये जो यहाँ पे आप लोग को आंतरिक संरचना का एक ढांचा यहाँ पर बताया गया है, ये ढांचे को आप लोग को हमेशा याद रखना है। हमेशा भूपटल के दो भाग आप लोग को बताने आनी चाहिए, मेंटल के दो भाग आप लोग को बताने आनी चाहिए, और क्रोड के भी दो भाग आप लोग को बताने आने चाहिए। ठीक है, अब इस आकृति को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखिए जो नीला भाग है ये हमारी सतह है, पृथ्वी की सतह, यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आकाश आप लोग को दिखता है नीले रंग की हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर बहुत सारा पानी है बेटा, जिसे हम लोग सागरीय भूपटल भी कहेंगे। और ये हरी जमीन आप लोग को यहाँ पे दिखेंगी, है ना। तो यह है भूपटल, यानी कि दो भाग से ये बना हुआ है, महाद्वीपीय और महासागरीय भूपटल से ये बना हुआ है। इसके बाद मेंटल के भी दो प्रकार आते हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। तो ये मेंटल का पीले रंग का भाग आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है।
फिर ऑरेंज रंग का ये जो अंदर का भाग आप लोग को दिख रहा है ये है बाहरी क्रोड, ठीक है। और अंदर में जो लाल रंग का तपता हुआ आप लोग को गोला दिखाई दे रहा है जो कि ठोस रूप में होता है, ये है बेटा आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो ये सब आप लोग आज के वीडियो में देखेंगे। आकृति 2.1 में आप लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना दर्शाने वाली आकृति बताई गई है। इसके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। मतलब इसका जो वर्गीकरण है ये हम लोग और विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटा भूपटल के बारे में, और फिर भूपटल के बाद आएंगे इनके दोनों भूपटल, यानी के महाद्वीपीय और महासागरीय भूपटल। तो भूपटल में यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि भूपटल है क्या। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो कि ठोस है, इसे भूपटल नाम से जाना जाता है। यानी कि भूपटल को ऊपरी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसको ठोस रूप में है, उसको भूपटल कहेंगे बेटा। इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी होती है, यानी कि यह जो इसकी मोटाई जो होंगी बेटा, अब देखिए ये जो पेज है, पेज नंबर 11, इसके सामने वाले पेज पर इसके बारे में जानकारी बताई गई है। आप लोग भी अपनी कॉपी का पेज नंबर 12 देखिए। पेज नंबर 12 में आप लोग को भूपटल के बारे में जानकारी बताई गई है कि यहाँ पे आप लोग को बताया कि इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं है, यानी कि इसकी मोटाई कहीं कम होगी और कहीं क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये कम और ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि सागर कहीं कहीं बहुत बड़ा रूप ले लेता है और कहीं कहीं ज़मीन उसके ऊपर तक पहुँच जाती है और सागर गहराई तक पहुँच जाता है। उस वजह से क्या होता है, ये जो भूपटल है एक जैसा आपको हमेशा नहीं दिखाई देगा। यह आकृति मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये आकृति में आप लोग को समझ में आएगा कि यह भूपटल का करीब 30 किलोमीटर का जो भाग है ना, ऊपर में दिया हुआ, इसके नीचे आता है बेटा स्थल मंडल। स्थल मंडल थोड़ा सा ही भाग है, इसके नीचे आता है मेंटल, यानी कि ये जो पीले रंग का हमने भाग देखा था, ये मेंटल ठोस रूप में आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। और मेंटल के नीचे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को ऊपरी मेंटल दिखाया है और नीचला मेंटल आप लोग को दिखाई देगा, है ना। इनके बीच में जो किलोमीटर अंतर है, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर आएंगे उस तरह से पृथ्वी की किलोमीटर की रेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि भूपटल पे जो यानी कि आसमान जहाँ पर पृथ्वी का ख़त्म होता है वो तकरीबन सिर्फ 30 किलोमीटर अंतर पर है। यानी जैसे जैसे हम लोग अंदर आएंगे और सिर्फ मेंटल ये ठोस भाग कहाँ पे ख़त्म हो रहा, वो अगर खोद के देखें तो वो हम लोग को मिलेगा बेटा 2870 किलोमीटर तक। इतना नीचे आना पड़ेगा तब हमारा मेंटल यहाँ पे ख़त्म होगा। उसके नीचे और अगर हम लोग चलते हैं तो और यहाँ पे आप लोग को किलोमीटर यहाँ पे बताया गया बेटा 3471। यह है बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को मिला के। बाहरी क्रोड ये जो भाग होगा ये ऑरेंज रंग में आप लोग को दिखाया गया है, और ये जो आंतरिक क्रोड जो कि ठोस रूप में है, बाहरी क्रोड द्रव में है और आंतरिक क्रोड ठोस रूप में है। ये ठोस रूप का तपता गोला आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, लाल कलर का यहाँ पे दिखाया गया है बेटा। तो इस तरह से पृथ्वी का केंद्र यदि हम लोग ऊपर से नीचे तक चेक करें तो टोटल यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है बेटा 6371 किलोमीटर। मतलब अगर हम लोग पृथ्वी की सतह से उसके गर्भ तक, अगर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कितना किलोमीटर अंतर पार करना पड़ेगा, ये है 6371 किलोमीटर पार हमें अंतर पार करना पड़ेगा। यह बेटा भूपटल एवं मेंटल के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जमीन आपको दिखाई गई है। और मेंटल ये ऊपर का ये जो भाग दिख रहा है ना, जहाँ तक हम लोग कुएं खोदते हैं, ये एक 100 किलोमीटर या फिर इसके थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले तो बोरवेल का हम लोग कार्य करते हैं, नीचे तक बोरवेल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा से 200-300 किलोमीटर तक ही पहुंच सकता है। उसके नीचे कोई भी बोरवेल नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसके नीचे मेंटल ठोस का जो किलोमीटर का अंतर है निचले मेंटल में पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा कठिन है। पत्थरूनी भाग इसके नीचे बहुत ज़्यादा है बेटा। और जैसे जैसे हम लोग और नीचे जाएंगे तो बाहरी क्रोड का जो द्रव भाग है इसके नीचे हम लोग को मिलेगा, जो कि तपता लावा है। और उसके नीचे आंतरिक क्रोड में तो उससे भी ज़्यादा गर्मी है। तो आपको इसके अंदर जैसे जैसे आप लोग जाएंगे ना तो उसमें कितना किलोमीटर, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। मैं पढ़ के बताता हूँ, देखिए।
तो जैसे कि अभी आपने देखा कि इस पृथ्वी की सतह से ये जो भूपटल होता है वो हर जगह एक समान नहीं होता। औसत रूप में इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी गई है। मतलब हमारे भूपटल की बात कर रहा हूँ मैं। भूपटल में आप लोग देख रहे हैं बेटा, जो ज़मीन से आसमान तक का भाग है वो 30 से 35 किलोमीटर होता है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच है। यदि हम लोग महाद्वीप की अगर बात करें तो महाद्वीप में आप लोग पथरीला भाग होता है और पहाड़ी भाग होता है उसमें, और इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच होती है बेटा, है ना। और वही पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है, और सागर के नीचे मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। और यदि हम लोग सागर की बात करें तो इसकी मोटाई जो है ना बेटा वो 10 किलोमीटर से भी कम होगी। यह यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। और क्योंकि सागर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है उस वजह से उसकी मोटाई कम हो जाती है, और पर्वत श्रेणियों की जो मोटाई है वो अधिक हो जाती है, वो 40 किलोमीटर हो जाती है। जैसे हम लोग आसमान से इसकी दूरी नापे तो जैसे आप लोग को आकृति 2.1 और 2.2 में दिखाई गई है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग ऊपर से इस आकृति में ज़मीन से ऊपर नहीं, ज़मीन से नीचे गहराई तक अगर पहुंचते हैं सतह से ध्रुव मतलब गर्भ की तरफ, तो इसकी जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा। और आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है और क्रोड में वह पुनः बढ़ने लगती है। मतलब ये देखिए बेटा, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि मेंटल में यहाँ पे पहुँचे है कि ठंडाई आप लोग को महसूस होती है ना। कुआं कितना ठंडा होता है, तो कुएं में थोड़ी देर तक आप लोग को यहाँ पे ठंडाई महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे और नीचे जाएंगे वैसे वैसे इस क्रोड में वह क्या होती है बेटा, बाहर और बहुत ज़्यादा उसका तापमान बढ़ने लगता है। क्रोड में वह पुनः बढ़ने लगती है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब 5500 से 6000 सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप गए ना तो यहाँ पे तो राख भी नहीं मिलेगी, इतनी गर्मी है। आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलना शुरू हो जाता है, और वही पानी अगर उबलने पे अगर हम लोग हाथ डाल के देखते तो हमें कितना झटका लग जाता है। और सोचिए कि अगर हम लोग 100 डिग्री नहीं 5500 से 6000 डिग्री तक पहुंच गए तो आदमी क्या होगा फिर? वो तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो पूरा का पूरा गल भी जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा उसका। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा तापमान पृथ्वी के अंदर में है, पृथ्वी के केंद्र में है, 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। तो मेंटल और क्रोड की तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत है। देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए आपकी आकृति में यहाँ पे मेंटल भी दिया गया है और क्रोड भी दिखाया गया है, और यहाँ पे भूपटल की छोटी सी आकृति यहाँ पे बताई गई है। तो भूपटल, अगर मेंटल और क्रोड की बारे में हम लोग चर्चा करें तो भूपटल बहुत ही कम दूरी मोटाई की परत है। इसके भी 2 उपविभाग किए गए हैं। तो इसके 2 उपविभाग है बेटा, महाद्वीपीय भूपटल और दूसरा है महासागरीय भूपटल। तो ये दोनों भूपटल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो महासागरीय भूपटल में क्या, महाद्वीपीय भूपटल में क्या बताया गया है कि महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बने हैं। महाद्वीपीय भूपटल में यदि आप लोगों ने खोजबीन की तो आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नामक धातु यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। इसकी प्रचुरता के कारण इस परत के पहले सियाल कहा जाता था। इनकी प्रचुरता के कारण, मतलब ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों को मिला के इन दोनों को सियाल नामक धातु से नाम से जाना जाता था। तो महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल का अगर आप लोग को घनत्व पूछा गया तो वो लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा, 2.65 से 2.90 ग्राम तक। और महाद्वीपीय भूपटल देखिए बेटा, इसमें आप लोग को यहाँ पे के बाजू में आप लोग को बताया गया है कि महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई औसतन 30 किलोमीटर है।
इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। देखिए बेटा, ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें होगी महाद्वीपीय भूपटल में। और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन नामक धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिसको बहुत पहले सियाल नामक धातु के नाम से भी जाना जाता था। अब हम लोग चलेंगे बेटा हमारे महासागरीय भूपटल की तरफ। यह भूपटल की दूसरी परत है। देखिए, भूपटल के दो भाग हैं, एक पहले हमने देखा था महाद्वीपीय और दूसरा हम लोग देख रहे हैं महासागरीय। तो महासागरीय भूपटल की जो परत होती है उसकी मोटाई बहुत कम होती है और 10 किलोमीटर के लगभग होती है। और वही महाद्वीपीय भूपटल की जो मोटाई होती है ना बेटा, वो आप लोग को मैंने बताई है लगभग 40 किलोमीटर से अधिक होती है ना। तो 40 किलोमीटर यानी कि 16 से 45 किलोमीटर के अंदर होती है। तो महासागरीय भूपटल देखते हैं, यह भूपटल की दूसरी परत है। यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। जैसे आप लोग को मैंने बताया कि महाद्वीपीय भूपटल जो था वो सिलिका और एल्यूमिनियम से इसकी परत बनी हुई थी। वही महासागरीय भूपटल सिलिका और मैग्नीशियम से इन दो धातुओं से बनी हुई है बेटा, इसीलिए इसे पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। वही महाद्वीपीय भूपटल सियाल के नाम से जाना जाता था और महासागरीय भूपटल सीमा के नाम से जाना जाता था बेटा। सीमा नाम आपको याद रह सकता है, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो आपको आराम से इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो इस परत की मोटाई जो होती है महासागरीय भूपटल की वो 7 से 10 किलोमीटर होती है। इस परत का घनत्व 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। देखिए बेटा, महासागरीय भूपटल का घनत्व सबसे इस महाद्वीपीय भूपटल से ज़्यादा है। ये लगभग 3 और 3 से ज़्यादा है। और ये जो महाद्वीपीय भूपटल का जो घनत्व था वो 2.65 से 2.90 ग्राम था। और यहाँ पे महासागरीय भूपटल का घनत्व है 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इस परत में मुख्यतः बेसाल्ट एवं शामाश्म यानी कि ग्रेबो चट्टानें पाई जाती है बेटा। जैसे हमने महाद्वीपीय भूपटल में देखा था कि इसमें ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ पे बेसाल्ट और शामाश्म नामक चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है बेटा। तो यहाँ पे आपको ग्रीन भाग में आपको यहाँ पे इन शॉर्ट बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के विविध परतों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो आंतरिक भागों में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको सबसे ऊपर में सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। फिर और नीचे आते हैं बाहरी क्रोड में, मेंटल में सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। और क्रोड में आते हैं तो सिलिका और मैग्नीशियम धातु आप लोग को मिलेंगे। और जैसे जैसे और नीचे आते हैं तो ये निकल और फेरस आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाता है बेटा। तो ये जो मात्रा होती है ये कम से अधिक की और बढ़ती है। इसकी घनता भी बढ़ती हुई आप लोग को दिखाई देगी। मतलब सिलिकॉन की घनता कम मात्रा में आपको पृथ्वी की परत पर देखने में मिलेगी पृथ्वी के। और एल्यूमिनियम ये भी इसकी घनता कम मात्रा में ही पाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो इसकी मात्रा भी बढ़ेगी बेटा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ेगी। और निकल और फेरस यानी कि आयरन, जिसको हम लोग बोलते हैं लोहा, ये सबसे ज़्यादा अंदर है पृथ्वी के अंदर, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वो जैसे जैसे अंदर जाएंगे उसकी मात्रा, उसका घनत्व भी बढ़ता हुआ आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा बेटा। तो इसमें अब आप क्या जानते हैं, ये जो भाग यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ कि महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल के बीच असांतत्य की खोज कॉनरेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस असांतत्य को कॉनरेड असांतत्य कहते हैं। यानी कि देखिए बेटा, महासागरीय और महाद्वीपीय भूपटल ये सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने अगर खोज निकाली तो उनका नाम था बेटा कॉनरेड। वो वैज्ञानिक का नाम था कॉनरेड, और उनके नाम की वजह से इनका असांतत्य यानी इनके दोनों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को असांतत्य कहते हैं। ये नामक वैज्ञानिक के नाम से इनको जाना जाता है, कॉनरेड असांतत्य के नाम से इसको कहते हैं बेटा। भूपटल एवं मेंटल के बीच असांतत्य है। देखिए भूपटल, यहाँ पे देखिए भूपटल ये है और ये मेंटल है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, असांतत्य है। ये जो आकृति आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे हम लोग कुआं बनाते हैं वो असांतत्य है। इसकी खोज रोविकिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे मोहो असांतत्य कहा जाता है। अब देखिए बेटा, ये भूपटल और मेंटल के बीच जो असांतत्य है इसकी खोज जो जिन वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था मोहोरोविकिक।
मोहोरोविकिक, ठीक है। और इसी नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो खोज था उनको कहा जाता है मोहो असांतत्य, ठीक है। और आखिरी में अब हम लोग देखेंगे कि मेंटल एवं क्रोड के बीच भी असांतत्य हैं। देखिए बेटा, मेंटल और ये क्रोड, इन दोनों के बीच में भी असांतत्य हैं। गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब ये तीसरे वैज्ञानिक है गुटनबर्ग, जिन्होंने इस असांतत्य की खोज की मेंटल और क्रोड के बीच की, और इसे गुटनबर्ग असांतत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया असांतत्य। कॉनरेड ने जो असांतत्य खोजबीन की वो था बेटा भूपटल महासागरीय और महाद्वीपीय भूपटल के बीच का असांतत्य। फिर ये जो मोहोरोविकिक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भूपटल एवं मेंटल के बीच में असांतत्य सिद्ध किया और खोजबीन की। और जो आखिरी वैज्ञानिक थे गुटनबर्ग, इन्होंने मेंटल एवं क्रोड के बीच में असांतत्य हमको बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ बेटा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग मेंटल यानी कि जो प्रावार हैं इसको और अच्छे से रूप से जानेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया हुआ है वो आप लोग कॉपी में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।